जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, आवाज दो, आवाज। और अगर हम इस चीज का विरोध करते हैं तो हमारी नौकरी से कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल घर पे बिठा देंगे जी। और सर प्लस अगर हम स्कूल में इज्जत से काम करते हैं तो हमें इज्जत से काम नहीं किया करने देते, लोग बाग परेशान करते हैं, अश्लील शब्द यूज़ करते हैं जो कि हमें पसंद नहीं है। सर अगर हमारा कहना है अगर हम कम भी कमा रहे हैं, हमें कम भी दे रहे हो तो कम से कम इज्जत से तो कमाएं हम। हमें पूरी सैलरी नहीं दे रहे फिर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इज्जत से तो दें। लेकिन उसमें भी हमें परेशान किया जाता है, जो कि हमारे जो काम नहीं है, टंकी साफ़ करवाते हैं, पंखे साफ़ करवाते हैं, चाय बनवाते हैं, बर्तन साफ़ करवाते हैं सर हमसे, पेड़ कटवाए जाते हैं सर। ये सारे काम हम लेडीज़ों से भी करवाए जाते हैं, जेंट्सों से भी करवाए जाते हैं, जो कि ये हमारे काम नहीं है। हमारा सफाई का काम है सर, सफाई का काम की अदरवाइज़ इतना काम किया जाता है जो कि फावड़े चलवाते हैं हम पे सर। ये काम हमारे उसमें थोड़ी, हमारा तो सफाई का काम है। हमें परेशान किया जाता है। अगर हम नौकरी इज्जत से कर रहे हैं, हमारे स्कूल में कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो हमें परेशान करते हैं, अगर हम उस चीज़ का विरोध करते हैं, अपने सुपरवाइज़र से कहते हैं तो वो कहते हैं ऐसा करो तुम अपना ट्रांसफ़र करा लो। सर हम ट्रांसफ़र इधर से उधर, उधर से उधर, ऐसे कब तक काम चलेगा सर? कभी तो इस चीज़ का विरोध करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी सब लेडीज़ों से कि अपनी आवाज़ उठाओ, हक के लिए बोलो, जिसकी नौकरी पे आँच आती वो भी बोलो, और जिसके साथ गलत काम किया जाता है वो भी बोलो। इस चीज़ में बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, हक के लिए बोलना पड़ेगा अपने, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं, अपने घर पे बैठ जाओ अगर ऐसा नहीं कर सकते। आपके साथ क्या हुआ, कौन बताइए? सर मेरे साथ प्रेग्नेंट थी, 2 मंथ्स हो जाते, तो मुझसे मैंने प्रिंसिपल मैम से बोला मैम मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैम कह रही कोई नहीं तुम भारी वजन मत उठाना। तो मुझे मतलब कि जो हमारे वहाँ लैब असिस्टेंट है उसे मैनेजर की जगह दे रखी है, वो हमें सर परेशान करता है बहुत ज़्यादा। अब शब्द यूज़ करता है, अगर हम किसी रीज़न में बोलते हैं कि सर हमें मतलब कि कोई चीज़ की ज़रूरत है, मतलब कि परेशानी हो रही है, हमसे ये चीज़ नहीं हो रहा, अरे तुम्हारा आदमी कैसा है, और अपने वो गार्ड है ना वो अच्छा है, वो लड़के पैदा कर देगा, ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं। जबकि अगर कोई बात रख दी कि सर हम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो हमें ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं जो कि हमें सुनने में भी अच्छे नहीं लगते, हमें उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं। और फिर ऊपर से सर हमसे ये कहा जाता है कि तुम ट्रांसफ़र करा लो। सर हम कहाँ तक सर ट्रांसफ़र कराएंगे? फिर मैंने अभी परसों की बात है, मेरे को दिक्कत हो रही थी, मैंने कहा सर ऐसे से बात है, तो मैम ने मुझे कहा कि डेस्क नहीं उठानी है बेटा, तो सर ने कहा नहीं बोझ नहीं है उठा लेगी है। सर उसी दिन से मुझे प्रॉब्लम चालू हो गई। आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, मैं परेशानी में आई हूँ सिर्फ किस लिए, अपने से ना ज़्यादा बढ़कर इनके लिए, सबके लिए, कि किसी के साथ ये ना हो जो मेरे साथ हुआ है आज। सर मैं भी एक लेडीज हूँ, हम ये ना सोचें कि हमारे साथ नहीं हुआ ये काम, हम नहीं बोलेंगे, ये बोलो कि सबके साथ एक साथ हुआ, शोषण तो सबके साथ हुआ, महिला तो महिला है ना, बस। लेडीज नया है वो खड़े हो जाए, वो स्वागत करेंगे हमारे अशोक प्रधान जी का। इधर देख अपने कैमरा में किसी प्रॉब्लम है। एक बात बताओ, 5 साल पहले 2017 में तेल क्या रेट था? सरसों का तेल 80-90 था ना, 100 नहीं था। अब क्या रेट है? 190। उस टाइम में बच्चे को ट्यूशन देते थे 250 में, 300 में एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते थे बच्चे को, है या नहीं है? और आज का है 500 है, 600 है। शिक्षा के माध्यम से भी हम इतने पीछे कर देंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। और पेट्रोल का जो रेट है वो भी डबल हो चुका है, आटे का रेट है वो भी डबल हो चुका है, ठीक है। और जो डीजल का रेट है वो भी डबल हो चुका है।
तो उसी के हिसाब से हम लोग हमें 25,000 तो मिलने चाहिए ना जी, लेकिन 25,000 हमारे दे पा रही है, दे रहे भाई? जिस हिसाब से महंगाई हो रही है उस हिसाब से 25,000 मिलने। मजदूरों को देखते हो, आपने जब ये वादा करा था कि हम ठेकेदारी पर्दा खत्म कर देंगे, क्या अभी तक कहीं ठेकेदारी पर्दा खत्म हुई है? नहीं हुई ना कहीं भी। और भाई सब जोर से बोलो, कहीं भी ठेकेदारी पर्दा खत्म नहीं हुई है, नहीं हुई ना। तो हमारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है। अब जो हमारी बहन बेटी हैं उनको भी वो कहना जल तोड़ बोलते हैं, मसली सब कहते हैं, कहते नहीं कहते नहीं कहते ना। और अगर आप इसकी कंप्लेंट करो तो ये लोग सुनते नहीं है, कहते कंपनी जाओ। भाई हम कंपनी को जाएंगे, जब तुम सुपरवाइजर हो, तुम सुपरवाइजर किसी के बनाए हो, हमारी बात सुनिए बस। ये तो कह रहा हूँ, क्योंकि ये ड्यूटी नहीं है, ईसाई गाड़ी आपको महिला के देंगे और ये अपनी ड्यूटी कुछ नहीं निभाएगा। साइनाथ वाले आरडी वाले। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन। मंच पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मंजीत नौटियाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दिल्ली में आकर के, तब से आप पहली बार, जब से आप अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पहली बार दिल्ली में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथी रमेश चंद्रा जी, अशोक प्रधान जी, मंच पर आसीन सभी साथी और मीडिया के साथी, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे जो केजरीवाल की सरकार चल रही है, जो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, पूरी दुनिया में जो घोटाला करके जो पूरे दुनिया के अंदर एक डंका बजा रखा है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि हमने स्कूल बहुत टॉप के कर दिए। अरे स्कूल कर दिए होंगे, जो स्कूल में काम करने वाले लोग हैं आज उनकी हालत आप देख रहे हैं, क्या हालत बनी हुई है उन लोगों की। आप कहते थे हम ठेकेदारी प्रथा को हटाएंगे, इसी बात पे आए थे ना। इस समाज ने जो वोट दिया था, बहुजन समाज ने जो आपको वोट दिया था, इस बात के लिए वोट दिया था कि आप ठेकेदारी को हटाएंगे। लेकिन आपने, जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपको 8 साल हो गए, 2-3 बार मुख्यमंत्री बन गए, एक बार भी ठेकेदारी पे बात नहीं करी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें हमारे बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं। आप बताएंगे कि आप तो सरकारी स्कूल में काम करने वाले लोग हैं, कितने स्कूल हैं जिनमें स्विमिंग पूल बनाए गए हैं? आपके यहाँ पे है कोई स्कूल? नहीं है ना कोई स्कूल। फिर कौन से स्कूल बनाए गए हैं जो पूरी दुनिया में जिनका डंका बजाया जा रहा है? अध्यक्ष जी, मैं बताना चाह रहा हूं, जो केजरीवाल जी हैं वो दोहरी शिक्षा नीति पर चल रहे हैं। हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी वो अलग टाइप की होगी, और जो अच्छे स्कूल जिन्हें और टॉप के स्कूल बना रहे हैं, जो अभी तक 5 दिल्ली में स्कूल बने हैं, वो अपने अपने क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं जो स्वर्ण समाज के लोग बच्चे जो हैं उनमें जाकर पढ़ें। तो ऐसी शिक्षा नीति हमें नहीं चाहिए। हमें एक समान शिक्षा नीति चाहिए जिसमें हमारे बच्चे पढ़ें, उसी में मंत्री के बच्चे भी पढ़ें, उसी में अधिकारी के बच्चे भी पढ़ें। आप सब लोग भी चाहते हो ना इस तरह हो। हमारे लिए अलग शिक्षा क्यों? हमारे लिए अलग स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों? जब मुख्यमंत्री बीमार होते हैं तब बेंगलोर चले जाते हैं इलाज कराने के। जो 1 से 6 तक के हैं, जोन 4 में वैसे जाता है। ठीक है, जोन 4 के हैं, कोई बात नहीं। आपकी कोई भी समस्या होगी, कैसी भी समस्या होगी, धर्मेंद्र जी आप मुझे बताना। अगर आपकी समस्या के लिए अगर ईंट से ईंट बजानी भी पड़ गई सरकार की, तो आपका भाई तैयार है। कोई प्रिंसिपल हो गई, आरडी हो गया, डीडी हो गया, डायरेक्टर हो गया, सबके पास आपकी समस्या पहुंचेगी।
और आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। सरकारें मिली हुई हैं, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से। मैंने आपकी समस्या बता दी है। बात करने के लिए तो मैं आपको एक एक चीज़ बता सकता हूं कि क्या क्या आपसे कराया जाता है। वो नेहा जी ने बताया आपको कि क्या क्या नहीं कराया जाता। इससे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा कराया जाता है। आपको समय से पहले बुलाया जाता है, समय के बाद छोड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी और चीज़ें हैं। अब शब्द वाली भी बात बिल्कुल सही बोला है उन्होंने कि अब शब्द भी बोले जाते हैं, गलत निगाह से भी देखा जाता है। ये सारी समस्या पैदा इसलिए होती हैं क्योंकि आपका जो एक इसमें स्टेट मैनेजर होता है। अब स्टेट मैनेजर कौन लगाए इन्होंने? अब आपने देखा होगा हमारे समाज के स्टेट मैनेजर भी नहीं लगाए इन्होंने। सारे के सारे स्टेट मैनेजर स्वर्ण समाज के मिलेंगे और वो स्वर्ण समाज के ना पहले ही पके उड़ होते हैं, 60 साल पहले रिटायरमेंट होके आए होते हैं, वो खेले खाए होते हैं पहले ही। उनको पता है क्या करना क्या है और कैसे किसी के ऊपर जुर्म ढाने हैं। वो उतने सिस्टम से बने होते हैं कि आपके ऊपर जुर्म ढाते ही रहते हैं, लेकिन उनका इलाज करना हमें अच्छी तरीके से आता है। उनका इलाज हमें अच्छी तरीके से आता है और इनका तो इनकी सरकारों का भी इलाज हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। भाई का आशीर्वाद चाहिए। बस आपने अपनी एक अच्छी समस्या, जो लीगल समस्या हो, जो पता लगे कि वाकई में समस्या जिससे के लिए हम आपके लिए लड़ सकें, और उस समस्या को लेकर अगर हम आपका सुलझाएं तो कहना कि हाँ भाई वो बंदा आया था और ये बात करके गया है, आपकी समस्या 100% सुलझाई जाएगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आपका एकत्रित होना और इकट्ठा होना ये एक बहुत अच्छा संकेत है। आपका इकट्ठा होने में और भीम आर्मी के साथ मिलकर चलने में, मैं आपको बता रहा हूं आपकी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। कितने गुना? 100 गुना। आप अब अकेले नहीं हो, अब आपके साथ ना पूरे भारत की नहीं पूरी दुनिया की एक ऐसी ताकत है जिसके नाम से जो जुर्म करने वाले होते हैं वो थर थर कांपते हैं। भीम आर्मी अब आप उनकी छत्र छाया में बैठे हुए हैं। अगर आपकी कोई लीगल समस्या होगी, भाई के देख में हम लोग लड़ने को तैयार हैं और हमेशा। बस मैं आपसे इतनी ही आज्ञा चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए, यह बाबा साहब ने हमें मूल मंत्र दिए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों, आज के बाद दिल्ली में अपने समाज का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। क्योंकि तुम्हारा बेटा जमीन पर रहकर काम करता है, भाषणबाजी कम करते हैं हम लोग, काम ज्यादा करते हैं। इसलिए हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं आज से ही आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू करेंगे। और जहां कहीं भी, यहां सभी को, आप जो प्रदेश की टीम है, आप सभी बहनों को, भाइयों को, दिल्ली प्रदेश के लोगों को, सबको प्रदेश की टीम का नंबर दिया जाएगा और जहां कहीं भी हमारा उत्पीड़न होगा हमारे लोग पहुंचेंगे। लेकिन आपको उसके लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि एक होना पड़ेगा, साथ में खड़ा होना पड़ेगा। ये अधिकारों की लड़ाई है, इस अधिकारों की लड़ाई में आपको आगे आना पड़ेगा। और एक बात और कह रहा हूं कि बहुत जल्दी एक आंदोलन होने जा रहा है और वो आंदोलन केवल आपके अधिकारों के लिए होगा, आपकी बेड़ियां तोड़ने के लिए होगा। और ये जो हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, एक बात और कहना चाहता हूं मुख्य रूप से, जो हमारा बहुजन समाज में जितना भी दलित वर्ग आता है उसमें क्या होता है कि हमारा सफाई कर्मचारी कभी गटर में दम घुटने से मर जाता है, कभी उसको मुआवजा नहीं दिया जाता है। मैं सरकारों से ये भी डिमांड करूंगा बहुत जल्दी कि जब देश के अंदर कुआं खोदने की बड़ी बड़ी मशीनें बना दी गई हैं, जब बोरवेल खोदने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को तैयार कर दिया गया है, तो इन गटरों को साफ करने के लिए हमारे लोगों को मशीनें उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही है, मैं पूछना चाहता हूं। अब हमारा सफाई कर्मचारी गटर में नहीं उतरेगा। मैं बहुत जल्दी, मैं आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा, आपसे वादा कर रहा हूं दिल्ली में कि आपको मैं बहुत जल्दी ऐसी व्यवस्था करके दूंगा कि हमारा सफाई कर्मचारी न नाले में उतरेगा न गटर में उतरेगा, केवल मशीन पे बैठेगा और बटन दबाएगा, गटर और नाला अपने आप साफ होगा। और फिर भी अगर सरकार और अधिकारी नहीं मानेंगे, आज के बाद जहां कहीं भी हमारा सफाई कर्मचारी गटर में मरने से, दम घुटने से मौत होगी तो 302 का मुकदमा उस चेयरमैन के और उस अधिशासी अधिकारी के खिलाफ लिखा जाएगा, ये भी वादा हो रहा है। ना मैं कह रहा हूं कि ना नेता को सोने देंगे ना अधिकारी को सोने देंगे, लेकिन उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा।
मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए बहुजन समाज के लोगों, मैं आपका भाई मंजीत सिंह नौटियाल, मैं फिर से लास्ट में आपसे ये वादा कर रहा हूँ, और जो वादा किया है ये आखिरी सांस तक निभाया जाएगा अपनी प्रदेश की टीम के साथ में, कि आज से युद्ध स्तर पर काम चलेगा, आपके अधिकारों के लिए लड़ा जाएगा, जहाँ कहीं भी उत्पीड़न होगा हमारे पदाधिकारी पहुँचेंगे। और बस अंतिम रूप देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों, ये चांद ये सितारे हमारे साथ में रहे, जब तक आपका हाथ हमारे हाथ में रहे और साख से टूटकर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं, आंधियों से कह देना कि औकात में रहे। जय भीम, जय गुरु रविदास, जय महाराष्ट्र वाल्मीकि, जय संविधान। करते हुए शाह काशीराम साहब को नमन करते हुए एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी बहनों भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि। साथियों, ये जो आज समस्या देखी, इस समस्या को देख करके सुन करके हमें बड़ी शर्म आ रही है कि भीम आर्मी के चलते हुए, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और हमें बड़ी शर्म आ रही है कि हमारी बहन पर इतना अन्याय हुआ और हमें पता भी नहीं चल पाया। तो बहन, पहले तो आपको हम आश्वासन देते हैं कि 24 घंटे के अंदर जिस प्रिंसिपल ने या जिस मैनेजर ने आपके साथ में ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया है ना, उसको हम चैन से नहीं बैठने देंगे। 24 घंटे के अंदर उसको हम चैन से नहीं बैठने देंगे, ये आपसे हमारा वादा रहा। और देखिए, हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सुधरना पड़ेगा। हम लोग जो है छोटे लालच में आकर के और जो है ऐसे कदम उठा जाते हैं, हम मनुवादियों को सरकार पर बैठा जाते हैं जो हमारे 5 साल तक खून पीते हैं। आप सभी प्राइवेट नौकरी में हैं इस टाइम पर, आपकी सैलरी कितनी होगी? 15,000, 20,000, 12,000, 14,000। अगर आप सरकारी नौकरी पर होते तो आपकी सैलरी कितनी होती आज? 50,000, 55,000, 60,000। अब आपको मनुवादी सरकार ने एक लड्डू दे दिया कि जो है आपको बिजली पानी फ्री मिलेगी। अगर आपकी 55,000 या 60,000 सैलरी होती और 5,000 का बिजली पानी आप फूंक लेते, तब भी आपके पास में 55,000 फंड बचता। और आज 12,000 की नौकरी में अगर आपने 5,000 खर्च कर दिया तो आपके पास में 7,000 रुपया बचा सिर्फ घर चलाने के लिए। तो हमने ये गलती कहीं ना कहीं की या नहीं की? एक मनुवादी सरकार को हमने शासन पर बैठा दिया जो हमारे साथ में अत्याचार कर रहा है। देखिए, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा, सत्ता से सब कुछ बदलाव होता है। भीम आर्मी मैदान में है आप लोगों के लिए, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून बहाने का काम करेगी भीम आर्मी। ये आपसे वादा है हम लोगों का। ये धर्मेंद्र भाई हमारे यूनियन, आपकी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, इनके एक इशारे पर, ये हमारे भीम आर्मी के हिस्सा भी हैं, इनके एक इशारे पर, आप लोगों के एक इशारे पर जो आपके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि ज़िंदगी में किसी बहन के साथ में वो नज़र नहीं मिला पाएंगे। साथियों, आज केंद्र सरकार की भी बात कर देता हूँ थोड़ी। देखो, अगर हमारे 3 बच्चे भी हैं, अगर तीनों बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक सब्जेक्ट के 500 रुपये लगे, एक बच्चे के 1,500 रुपये, 3 बच्चे के 4,500 रुपये हो गए। ठीक है जी। और 4,500 रुपये वहाँ चले जाते हैं। और जो हमारा कम से कम कहीं जाकर ड्यूटी करते हैं 100 रुपये हमारा किराया खर्च आता है। 3,000 हमारे ये हो गए, कितने हो गए जी? 7,500 रुपये हो गए। 7,500 रुपये तो हमारे ये चलेगा। और अगर हम रेंट पर रहते हैं, हम 2, 2.5, 3 का हम रेंट देते हैं, इस हिसाब से हमारे 10,000 रुपये हो गए। हम पे बचे क्या? 2,000 रुपये। क्या हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे क्या? इन 12,000 रुपये में बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक, क्योंकि हम अपने बच्चों को शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे। तो फिर हमारे बच्चे क्या होंगे? मजदूर के बच्चे मजदूर ही रह जाएंगे जब तक कि हमारी सैलरी 25,000 रुपये नहीं होगी। और ये यही चाहते हैं कि मजदूर के बच्चे मजदूरी रहे। ये क्या नाम है, ना तो कोई डॉक्टर बन सके, ना कोई IPS, ना IAS और ना कोई कलेक्टर, कुछ ना बन सके। ये सिर्फ मजदूरी करें। हम कोई मजदूरी रखना चाहते हैं, हमारे बच्चे मजदूर रहें, लेकिन हम मजदूर नहीं बनने देंगे। हम अपना बच्चों को ढंग से ना तो खवा सकते हैं ना पिया सकते हैं। आज देख लो दूध कितना महंगा है, 65 रुपये दूध है। हम अपने बच्चों को ढंग से दूध भी नहीं पिला सकते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। अगर हम बच्चों को पाल रहे हैं, उनको पेट काट काट कर उनको पाल रहे हैं। और औरों को देखो, वो कितने मज़े से जी रहे हैं। कम से कम हमारी 25,000 रुपये सैलरी होगी तो हम ठीक तो होंगे, है या नहीं है जी? और इसी के न्याय हमारी मेन लड़ाई होगी सबसे ज़्यादा। और यही हमारी उनसे मांग होगी, हमारी सैलरी कम से कम जी 25,000 रुपये तो होनी चाहिए।
भाई स्वागत करेंगे, आपका स्वागत करें। अत्याचार, अन्याय, शोषण ये आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है। आज इस युग में जब लगभग सभी समाज के लोग पढ़ लिख कर साक्षर हो गए हैं, ऐसे समय में अगर हमें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है तो बहुत चिंता का विषय है। भीम आर्मी आपके अधिकारों के बारे में बताती है, आपको ऐसे रास्ते पे ले जाना चाहती है जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आगे चल कर के आपके समाज के साथ, आपके साथ बहन बेटियों के साथ कोई अन्याय अत्याचार ना कर सके। लेकिन विडंबना यह है हमारे देश की कि जो झूठ बोलता है उसके साथ समाज चल जाता है और उसको सही मानता है, और जो सच बोलता है और न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है लोग उसको पागल समझते हैं। अब देखिए, दो रास्ते हैं, एक रास्ता टूटा फूटा है और एक अच्छा ग्रैंड टैंक रोड बना हुआ है। तो हमें विचार करना कि हमें किस मार्ग पे चलना है, मंजिल हमारी जो पहुंचना है हमें अपनी मंजिल पे, तो हमें किस रास्ते पे चल के मंजिल पे पहुंचना है, कौन सा रास्ता ऐसा है जो हमें जल्दी पहुंचा देगा, कौन सा रास्ता है जिस पे जाने पे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। साथियों, कम समय में अपनी बात को रखना है। दुनिया भर में हमारे समाज के लोग फैले हुए हैं, पढ़ लिख कर रोजगार कर रहे हैं, लेकिन जब बाबा साहब के विचारों से, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों से लोगों ने कामयाबी हासिल किया तो लोग अपने समाज को भूल गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल साहब, इन्होंने पढ़ाई की है, मास्टर डिग्री है इनके पास बीटेक की, उसके बाद भी इन्होंने नौकरी का रास्ता ना चुन करके सभी सुख सुविधाओं को त्याग करके समाज के हित के लिए हमारे बीच में देश भर में घूम घूम के न्याय और अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। आपको सोचना कि आप अपने बच्चे, जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो आपका एक सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, नौकरी करेगा, शादी करेंगे और ऐशो आराम करेंगे। लेकिन एक बेटा जिस पे उसके माँ बाप के बहुत सारे सपने हैं, उनकी माँ ने भी सपना देखा होगा कि मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर होगा, इंजीनियर होने के बाद शादी करेगा, नौकरी करेगा, ढेर सारे पैसे आएंगे। उस माँ के सपने को तोड़कर संपूर्ण भारत की माँ और बेटियों के सपने को साकार करने के लिए जो बेटा हमारे बीच में बैठा हुआ है, क्या आप सब उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं? हमारा समाज जो विघटन में बहुत सारे टुकड़ों में बंट गया, विभाजित हो गया, उसका नतीजा जानते हैं। चुटकी भर लोग, जिनकी संख्या भारत में बहुत कम है, वो संपूर्ण भारत पे हुकूमत कर रहे हैं। भारत पे हुकूमत कर रहे हैं और हमारे समाज को प्रतिदिन खंडित करने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, संविधान को जलाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करने का काम कर रहे हैं, बलात्कार करने का काम कर रहे हैं, हत्या करने का काम कर रहे हैं। फिर भी हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये दुख का विषय है। हम अपनी विचारधारा को नहीं समझ पाए। इंकलाब! मेरे भाई जिंदाबाद। साथियों, हमारा एक संगठन है ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि हम ठेकेदारी पे लोगों का काम के लिए अग्रसर हैं और बहुत सारी चीज हमने कर चुके हैं। मैं इसमें ज़्यादा ना कहते बोले वही बोले और पूरी वाणी वही समझाएंगे आपको अपने उचित शब्दों में। धन्यवाद, शुक्रिया। भ्रमित हो गए थे और झाड़ू के चुनाव चिन्ह को गर्व समझ करके जिन्होंने केजरीवाल को वोट दिया था, आज से कसम खा करके जाओ कि इस बहरूपिये को कभी अपने जीवन में वोट नहीं देंगे। ट्रेड यूनियन का एक एक्ट होता है, ट्रेड यूनियन का एक एक्ट होता है, वो आपको जानना जरूरी है। मजदूरों की सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि वो अपने अधिकारों की जानकारी पूरी तरीके से नहीं रखते हैं। आप लोगों को
मुझे नहीं पता कितने दिन हुए, मैं भी इस बेटी से पूछ रहा था कि कितने दिन हो गए। इसने बताया मेरे को कि 6 साल हो गए, और इसने साथ में ये भी बताया कि कुछ माताएं बहनें यहाँ पर ऐसी भी हैं जिनको 6-6 साल से भी ज़्यादा काम करते हुए हो गए हैं, है ना ऐसा? देखिए, कानूनों को जानना आप लोगों के लिए सबसे बेहद जरूरी है। जिन लोगों को भी, जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जेंट्स है या पुरुष है, जिन लोगों को भी 8 महीने या 240 दिन लगातार काम करते हुए हो गए हैं, वो अपनी अपनी एक एप्लीकेशन लगा करके अपने मैनेजमेंट को दो कि हमें तुरंत पक्का किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और ये गलती करते हैं हमारे कर्मचारी ये गलती करते हैं कि ये लिख करके नहीं देते, और जब इनको निकाल दिया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि आपने कभी विरोध किया था, तो इनके हाथ में लिखित का कोई कागज नहीं होता। इसलिए देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्याय संस्था, उसका क्लियर कट आदेश है कि जिन भी कर्मचारियों को इस देश के अंदर 240 दिन लगातार काम करते हुए हो गए हैं, उन सभी कर्मचारियों को उन्हीं विभागों में जहां पर वो काम करते हैं उनको पक्का किया जाएगा। लेकिन ये जानकारी हमारे लोगों को नहीं है, आपको भी नहीं होगी। इसलिए जानकारी हासिल करो, और कल ही जब आप अपनी ड्यूटी पे जाएं तो एक एप्लीकेशन लिख करके जाएं कि मुझे इतने साल, क्योंकि सबके अलग अलग समय होगा ना, आप उसमें लिखना कि मुझे इस स्कूल में इस जगह पर काम करते हुए इतने महीने इतने साल हो गए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार की जिम्मेदारी है कि मुझे पक्का करे, और अगर मुझे पक्का करने में कोई समस्या है तो समान कार्य का समान वेतन लागू करते हुए मेरी सैलरी 50,000 रुपये की जाए, जो सरकारी कर्मचारी की वहां पर है। ये आपका राइट है। अगर ये काम आपने ना किया तो स्वामी दयानंद अस्पताल की निकाली गई 170 नर्सिंग स्टाफ की तरह आपको भी किसी भी दिन बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। और जो सामाजिक संगठन हमारे सामने आज आया है, जिनके साथ भी दुराचार करने का काम किया है, हमारे भाई ने, छोटे भाई ने 24 घंटे का समय लिया है। मैं कह रहा हूँ 24 नहीं, 48 घंटे लगे, 2 दिन लगे। सवाल 24 घंटे और 48 घंटे का नहीं है। सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर किसी भी स्कूल में अगर एक मुंह तोड़ जवाब अच्छी तरीके से चला गया और उसकी वीडियो बन करके वायरल हो गई, तो ये जो जितने टाइप के बदमाश हैं ये सब के सब सीधे हो जाएंगे। और ये काम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये काम। आज देखिए, आज सबसे बड़ा सवाल ये है, मंजीत भाई आपकी जानकारी के लिए, सारे नेताओं के लिए, केजरीवाल ने जब ये मैनिफेस्टो आया, जब इसने चुनाव लड़ा, ये बहुत मेरा अच्छा पक्का और अच्छा साथी था, मेरा दोस्त था, क्योंकि उसने भी आईआईटी से पास आउट किया, मैंने भी आईआईटी से पास आउट किया, वो भी एक ही जगह से है, और मेरे उसके बहुत अच्छे रिलेशन थे। हम उसको पढ़ा करते थे, बताया करते थे कैसे राजनीति करनी है। लेकिन इससे धोखेबाज आदमी दुनिया के अंदर नहीं होगा। इसने, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बिजली विभाग के अंदर चीफ इंजीनियर रहते हुए अपनी 3.5 लाख रुपए महीने की नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि वहां पर 25,000 कर्मचारियों का शोषण इसी तरीके से हो रहा था जैसे आप लोगों का हो रहा है। रोशन लाल जी एडवोकेट, उनकी टीम आती है, उनकी स्वागत करें तालियों से। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब तक कृष्णा भाई स्वागत करेंगे हमारे रोशन लाल जी का, रोशन लाल जी का, रोशन लाल जी विपिन स्वागत करेंगे हमारे वकील साहब जी का, मोहम्मद रिजवान और कार्यकारिणी ये जो साथी है हमारे भाई हसन सिंह जी हैं, केडी सिद्दीकी साहब हैं, एडवोकेट रोशन लाल जी हैं, प्रधान जी हैं, तो प्रधान जी हैं, चंद्रा जी हैं, और हमारे कलाम साहब हैं, एसडी साहब हैं, जितने भी हमारे तमाम मंच पर सम्मानित साथी उपस्थित हैं,
आपका भाई, आपका बेटा आज दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी को ये ताकत देके जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मैंने काम किया है बहुजन समाज के लोगों, जो मैंने कहा और किया है देश के अंदर, और ये कोई अड़ती फड़ती बातें नहीं हो रही, कोई नेता नहीं बोल रहा है, नेता नहीं बोल रहा है, बेटा बोल रहा है आपका, और बेटा कभी माँ से या बहन से झूठ नहीं बोल सकता है। तो इसलिए आज प्रदेश कार्यकारिणी को पूरी ताकत देकर यहां जा रहा हूं। लेकिन एक बात आप लोग भी कान खोलकर सुन लेना, समाज के लोग, यहां दिल्ली प्रदेश के अंदर जो हमारे एसपी साहब बता रहे थे, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है साहब, बड़बड़गंज में चल रहा है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या वो हमारा परिवार नहीं है? परिवार है कि नहीं हमारा? अगर हम ये सोचेंगे कि उस परिवार, उस घर में आग लग रही है और हमें कोई चिंता नहीं है, तो हम सबसे मूर्ख व्यक्ति हैं। क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारे घर में आग लगे जब हम जाएंगे? इस बात का इंतजार कर रहे हैं? जो बड़बड़गंज में आंदोलन चल रहा है उसका 3 दिन के अंदर बायोडाटा बनाया जाएगा और पूरी दिल्ली प्रदेश के सफाई कर्मचारी वहां पहुंचने का काम करेंगे। यह आज निर्णय ले जा रहा है। तो इसलिए अगर दिल्ली के उस प्रदेश में किसी बहन को, भाई को, किसी सफाई कर्मचारी को, किसी मजदूर को कोई दुख तकलीफ हो तो आप वहां जाएं, और अगर आपको दुख तकलीफ होगी तो उधर के सब लोग आपके साथ आएंगे। मतलब ये हमारा एक परिवार है। परिवार के अगर एक भी व्यक्ति को छेड़ा जाएगा तो फिर परिवार पूरा एक है। बाबा साहब ने यही कहा था मुझे समाज के लोगों कि अगर आप लोग जिस तरह अपने छत्ते में मधुमक्खियां रहती है, अगर आप लोग इस तरह से एकजुट रहेंगे तो मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने की हिम्मत करता है। अगर छेड़ता है तो फिर उसका अंजाम पता क्या होता है। तो हम वो मधुमक्खी का छत्ता बनकर रहना है जो हमें बाबा साहब ने सिखाया, बताया। तो मैं आज अपनी इस प्रदेश की कार्यकारिणी को गठित करने के लिए जा रहा हूं, और सबसे पहले मैं इस दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय श्री अतर सिंह राव जी को दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाता है। एक मिनट, सामने सामने। दिल्ली के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्रद्धेय श्री केडी सिद्दीकी साहब को घोषित किया जा रहा है। इधर सामने। श्रद्धेय श्री अशोक प्रधान जी को घोषित किया जा रहा है। यहाँ हमारे मजदूर वर्ग की लड़ाई को यहाँ से निकलना, मजबूती से लड़ रहे भाई धर्मेंद्र सिंह जी को दिल्ली का प्रदेश सचिव बनाया जाता है। तो ये शपथ ले, आप सभी लोग बैठे रहे, आप बैठे रहे, सभी बैठे रहे, कोई बात नहीं, दे देंगे। पीछे करो, पीछे ट्राइपॉड को पीछे कर ले। अपने अपने लेटर आप अपने हाथ में ले लें। हम दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी प्रदेश में रह रहे बहुजन समाज के लिए हमें जिस पद पर नियुक्त किया गया है, हम ये शपथ लेते हैं कि बहुजन समाज के उत्थान के लिए, उसकी उन्नति के लिए और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अत्याचार और शोषण के लिए बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से अपने पद पर रहते हुए पूर्णतः कर्तव्य का पालन करेंगे। हम ये शपथ लेते हैं कि संविधान को हाथ में लेकर बहुजन समाज के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम।
सामने 2 शब्द रखेंगे। भारत जय संविधान। मैं रोशन लाल एडवोकेट रोहिणी कोर्ट से पिछले 25 साल से मैं वकालत में हूं और अपने समाज के लिए जो हमसे काम होता है वो हम करते हैं। और आज हमारे मंजीत भाई नोटियाल जी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उनके द्वारा जो यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया है उसका हम समर्थन करते हैं। और उसके साथ साथ जो भी दिल्ली प्रदेश में कार्य होगा, जो भी अत्याचार होंगे, जो भी आपके और हमारे समाज के साथ गलत काम होगा, उसके लिए हम तत्पर खड़े रहेंगे अपनी लीगल पूरी टीम के साथ। हमारे साथ ये अभी अबुल कलाम आज़ाद भाई एडवोकेट, रिजवान मोहम्मद रिजवान एडवोकेट, और हम यहाँ पर सिर्फ जो टाइम पर थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं उनके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी एक ऐसे ही सोशल काम के लिए बैठे हुए थे। वहाँ पर एक छोटी सी बहन जो क्रिकेट के लिए नेशनल तक खेलना चाहती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करके और उसको निकाल दिया गया, जिसके लिए हमने आज एक लड़ाई लड़ के आ रहे हैं। उसमें थोड़े से हम लेट हो गए थे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी दिल्ली में कार्रवाई होती है और जो भी अत्याचार होते हैं और जो भी आपके खिलाफ कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें हम हमेशा आपके लिए खड़े मिलेंगे। आप हमारी पूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारा फ़ोन नंबर और सब ले सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। आप लोगों को बिजली दी जा रही है फ्री, पानी दिया जा रहा है फ्री। कहाँ से आ रहा है पता है आप लोगों को? 1975 से आप लोगों का जो पैसा है, SC ST का जो पैसा है, जो हम लोगों में बंटना चाहिए, अगर वो पैसा जो नहीं बांटा गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है, वो पैसा अगर हमें बांट दिया जाए तो दिल्ली वासी के पास, एक दिल्ली के वासी के पास 2.5 करोड़ रुपया आएगा। 2.5 करोड़ रुपया जो हमें नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए हमारा संघर्ष शुरू हो गया है। हम लोगों ने रिट डालने का फैसला कर लिया है और उसके बाद तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारे पास डाटा इकट्ठा हो गया। ये डाटा बनता है हमारा एक व्यक्ति के पास 2.5 करोड़ रुपया आना चाहिए, जो हमें नहीं मिल रहा है। और कन्वर्ट कहाँ किया जा रहा है? फ्री लाइट, आपका फ्री जो है पानी, फ्री महिलाओं को ये सब कन्वर्ट किया जा रहा है। आप लोगों को कितना खर्च होता होगा आप लोगों का? महीने का 1,500 2,000, इससे ऊपर तो खर्च नहीं होता होगा। ये खर्च आपका दिया जा रहा है, वो उसका ब्याज भी नहीं है जो आपको मिलना चाहिए। जो आपको मिलना चाहिए उसका ब्याज भी नहीं है। और आप आज बैठे हो यहाँ पर, एक बताया बहन को निकाल दिया गया है। होता ये है कि कसाई के दड़बे में जब मुर्गे होते हैं ना, एक मुर्गा निकालते हैं, फड़फड़ाते हैं सब, उसके बाद में जब निकाल के फेंक दिया जाता है सब शांत हो जाते हैं। अगर हम लोगों ने एक साथ आवाज़ ना उठाई, एक साथ हम नहीं खड़े हुए, आज पड़पड़गंज में आप लोगों की ज़रूरत है। अगर आप साथ ना खड़े हुए तो सारा आंदोलन बेकार हो जाएगा। और साथ खड़े हो गए, मेरा विश्वास करना, आप सत्ता आपके हाथ में होगी, देश आपके हाथ में होगा। तो आप लोगों से बहुत बहुत प्रार्थना है, ये है हाथ जोड़ करके कि साथ दें। साथ देंगे तो आवाज़ लगा दे फिर, जय भीम। लाल किले तक आवाज़ जाए, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।